Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 को हमने क्या किया, फिनिश किया। जैसे हमने देखा हुआ बेटा कि आपको दो चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे जो लाइव प्रोसेस के, वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, उसमें अब आपको लाइव प्रोसेस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसको यदि हम ब्रीफ रिवीजन करें, रिकॉल करें ब्रीफ में, तो हमने पहले चैप्टर्स की स्टार्टिंग जो की थी, तो आपको शायद याद होगा हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था चैप्टर्स का लाइव प्रोसेस। ठीक है, लाइव प्रोसेस में जैव प्रक्रम में, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हमने क्या देखा हुआ था, सबसे फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूट्रिशन से। ठीक है, कि जीवों में आपको जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो कैसे होता है, किस टाइप का होता था। तो हम वही हमने कहा कि आपको ब्रीफ में रिवीजन करते हैं, फिर आज हम आपको एक नए चैप्टर्स की ओर ले चलते हैं, जो कि वो भी एक तरीके से क्या हुआ आपके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कोई लाइव प्रोसेस से कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हम हट के देखेंगे। ठीक है, वो आपको कोऑर्डिनेट करके नहीं होगा। ये जो प्रोसेस आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आज लेक्चर्स लेने वाले बेटा, वो हम आपको बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारा ये तो पॉइंट आपको रिमेंबर रहे कि हमको क्या क्या अब तक हमने क्या किया था, जानकारी प्राप्त कर ली है, क्या क्या हमको क्लियर हो चुका है बायोलॉजी में, क्या क्या चैप्टर्स में दे रखा था एनसीईआरटी में, वो सारे 100% हमने एनसीईआरटी को कवर किया, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमने आपको क्या हुआ, डिस्कस किया हुआ। क्लियर है, आपको सारी चीज़ें शायद आपको याद भी होंगी बेटा। आप उस चैप्टर्स को रिमेंबर करते रहिए, बार बार आप रिकॉल करते रहिए, क्योंकि इसीलिए हम रिकॉल करते हैं ताकि आपको पढ़ते रहिए, वो भूलने ना पाए। थोड़ा सा पॉइंट होता है कि आप उसको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे उस चैप्टर्स के, तो आपको याद रहेंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं आपका, बिल्कुल प्रेजेंट होगा, आप एग्जाम में 100% करके आएंगे यदि आपको चैप्टर्स पढ़े हैं अच्छे तरीके से, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने हैं, आप ईमानदारी से मेहनत किए हुए हैं, तो आप 100% क्या होंगे, एनसीईआरटी कवर किए हुए हैं, तो आप 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं देता रहूँगा, इसलिए आपको टेस्ट भी देता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको हमने प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि आप उस कनेक्शन आपका बना रहे और आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो देखते हैं, रिकॉल करते हैं फिर से हम। तो हमने पहले चैप्टर में लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। न्यूट्रिशन में हमने जीवधारियों में जो न्यूट्रिशन होता था ऑर्गेनिज्म में, वो हमने डिस्कस किया कि आपको दो टाइप्स का न्यूट्रिशन हमको देखने को मिला था, जो डिटेल में हमने देखा। पहला हमने देखा था आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमने डिस्कस किया हुआ था आपको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ था, कौन से उसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके बारे में हमने बतलाया था आपको बेटा। फिर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आए थे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था कौन, हमने उसमें देखा था कौन सा ऑर्गेनिज्म का पूरा डिटेल देखा, तो वो था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। याद है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, वो ह्यूमन बींग जो आते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेथड को अपनाते हैं, तो उस मेथड में हमने ह्यूमन बींग की पूरी डिटेल देखी थी। ह्यूमन बींग में बेटा हमने डिटेल जो देखा था, उसमें आपको हमने बतलाया था आपको क्या, कि ह्यूमन बींग में आपको न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाया हुआ था आपको, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि उस स्ट्रक्चर को देख लो। तो ह्यूमन बींग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता था, जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता था पूरी एक क्या होता है, ऑर्गन्स पाया जाता था, जिसका नाम था क्या बेटा, एलिमेंट्री कैनाल कहते थे। उसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता था, संपूर्ण न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती थी। ठीक है, सॉरी, डाइजेशन की प्रोसेस, डाइजेशन की पूरी कंप्लीट डाइजेशन क्या होता था, उसी एलिमेंट्री कैनाल। और उस एलिमेंट्री कैनाल क्या होती थी, एक ट्यूब लाइक, नलिका लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था, जिसकी ओपनिंग आपको बक्कल कैविटी से होती थी, या जिसे आप कह सकते हो माउथ से होती थी, और उसका जो लास्ट पोर था वो था आपका एनस। उसके दौरान हमने एलिमेंट्री कैनाल का भी डिस्कस बहुत सारे किए हुए थे कि एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे आपको कौन कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, किसमें क्या आपको होता है, कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, वो सारे हमने स्ट्रक्चर दे रखे थे। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। फिर हमने उसमें केमिकल प्रोसेस देखा, कैसे भोजन डाइजेस्ट करता है, कौन से पार्ट में कहाँ क्या होता है, बक्कल कैविटी में क्या प्रोसेस घटित होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, टीथ के बारे में डिस्कस किया हुआ था,
टंग के बारे में हमने डिस्कस किया होता है, आइसोफेगस का डिस्कस किया होता है, स्टमक में क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या, फिर उसके बाद रेक्टम हमने बताया था और लास्ट एनस बताया। ये कंप्लीट किया था हमने न्यूट्रिशन में, ठीक है। फिर हम उसी लाइफ प्रोसेस में पहले वाले चैप्टर में दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अदर साइड बुक में देखोगे तो वो चैप्टर एक बना दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल हम चैप्टर तो नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी चलते तो पहले ही चैप्टर में हम दूसरी पॉइंट स्टार्ट करें जिसका नाम था क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, 2-3 लेक्चर में हमने कवर कर लिया हुआ था रेस्पिरेशन को। तो हमने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट देखा था जीवों में रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो कितने टाइप्स का होता है। तो हमने 2 टाइप्स का आपको बता रखा हुआ है, उसकी डिफिनेशन भी बता रखी हुई थी, उसका कुछ रिएक्शन भी हमने आपको दे रखा हुआ था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसे हम ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं और अनऑक्सीजन श्वसन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमने दिन आपको क्या बताया बेटा कि हमने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरे जो चैप्टर्स में, उसी चैप्टर में तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है सेक्शन था, वो था आपका क्या, जिसके बारे में कह रहे थे क्या, सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम या जिसे कहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये बताया था ट्रांसपोर्टेशन हमने डिटेल में देखा हुआ था बेटा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसा मेथड होता है, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। पहले हम ऑर्गेनिज्म में देखे थे, ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में हमने देखा था या एनिमल्स की ही बात की थी, जिसमें हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया हुआ था, हार्ट के बारे में ह्यूमन बीइंग का देखा हुआ था। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया हुआ था और लिम्फ के बारे में भी हमने आपको डिटेल में बताया था, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपको देखा जाए तो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी देखा था, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जाइलम के द्वारा क्या होता है। फिर हमने देखा था जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है, सॉरी फूड जो बनता है पौधों के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने देखा और लास्ट वाला जो आपका था वो हमने देखा था क्या, उसमें हमने देखा था एक्सक्रीशन के बारे में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्या, किडनी के बारे में, कि वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे आपको फिल्टर करके हमारी बॉडी से क्या होता है बाहर निकाला जाता है, ठीक। तो सारे आपको पहले चैप्टर के दौरान देखा था, लंबा चौड़ा कहानी था उसका। आप एक बार फिर से बेटा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ उन चीज़ों को आप रिमेंबर करते रहिए, दोहराते रहिए, उसका एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम आते हैं, दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो बड़ा इंटरेस्टेड था, जो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लाइफ प्रोसेस की तरह, लेकिन आपको 6-7 लेक्चर्स हमने लिए होंगे और कंप्लीट होंगे। उसी तरह से आपको उसमें हम रिकॉल करते हैं तो कंट्रोल में हमने सारे देखे, ब्रेन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होती है, जिसे आप तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको हमने बनाया था, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो होता था, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके हमने देखा था, पौधों में अधिकतर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वृद्धि की वजह से क्या होता है, प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, ये सारे हमने साइटोकाइनिन, इन सारे हार्मोन्स के बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन में देखा था, ह्यूमन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करती है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्या हार्मोन्स रिलीज होता है। फिर उसके बाद आपको गोनाड्स देखा था, टेस्टिस एंड ओवरी लास्ट, ठीक, क्लियर हो गया। तो सोचो हमने इतनी पॉइंट ऑफ व्यू आपको 5 या जो भी हमारा शुरुआत का लेक्चर आज का है वो हमने इस पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अब हमको पूरा रिमेंबर हो गया, एक हम जितने भी पढ़े हुए, मेरे रिकॉल करने का अर्थ यही था कि आपको सारी चीज़ें को रिलेट रहे कि हमने इतने पढ़ सके और वो 5 मिनट में हमने इतना सारा बताया और हमने तो कितने 1-2 महीने हो रहे हैं तब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, वो मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि एफर्ट मेरे साथ करना होगा कि आपको पढ़ना होगा, 1-2 घंटे आपको देने होंगे, स्टडी करनी होगी, आपको क्लियरली रहेगा, ठीक है, मेहनत से। तो हम क्या करते हैं, अब अपने नए चैप्टर्स पे आते हैं बेटा। बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आपको बताएंगे, आपको सिर्फ याद दिला दें कि हमारा एक लेक्चर चल रहा है 12th वाली क्लास का, उसमें आपको जो ये स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो 12th का ही लेक्चर था, लेकिन 12th में हमने बहुत डिटेल में अध्ययन करके उसको बताया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट था, उनमें यही रिप्रोडक्शन आपको डिटेल में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, ब्रीफ में बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं, जहाँ जहाँ पे रहेगा कोशिश करूँगा उसको बिल्कुल क्लियर करके आपको बता के ही जाऊँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लेवल पे जितना भी होगा वो सारे मैं आपको बता दूँगा, 100% एनसीईआरटी कवर करूँगा।
उसके बियॉन्ड जाना होगा तो उसके बियॉन्ड भी आपको बताऊंगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर है, पूरा चैप्टर्स आपको क्लियर है कि हाँ हमने पढ़ा हुआ, हमने पढ़ा रहे हैं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास है। तो आज का जो लेक्चर्स है वो हमको आपको डिपेंड करना है, वो चैप्टर्स का नाम आपको है बेटा, पढ़ना क्या है, रिप्रोडक्शन। ये अपने सर ने लिखा हुआ रिप्रोडक्शन, लेकिन आपको एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि मतलब आपको जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में जनन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस पूरी समझनी है। बड़ा इंटरेस्टेड है कि जीव जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चैप्टर से ध्यान रखो ना कि सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से उनका प्रजनन होता है, वो रिलेटेड कैसे रहता है, वो सारी कहानी हम क्या करेंगे डिटेल में देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, जैसे कहा जाए स्टार्ट कर लेते हैं, तो पहली पॉइंट ये रहती है कि यदि हम देखें, यदि हम क्या करें बेटा, कि हम देखें क्या, कि यदि आपको स्टडी करें तो हमने पिछले जो लेक्चर्स आपको देखे हुए हैं उसमें हमने आपको बता रखा हुआ था कि हमने लाइफ प्रोसेस में जो भी देखा, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता था बेटा, किसी न किसी बेस पे आपको कोरिलेटेड था, या फिर हमने ये देखा था कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म्स के लिए, आपने सेल्स पढ़ा होगा, सेल्स पढ़े होंगे 9th में, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूर्ति करने के लिए उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे आपको प्रक्रम आपको देखे गए, बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व थे, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे थे। जैसे हमने डाइजेशन भी देखा जैसे हमने डाइजेशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, एक्सक्रीशन देखा, केमिकल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा। तो इनमें क्या हुआ था बेटा, ये सारे आपको एनर्जी क्या होते थे, रिक्वायरमेंट होती थी एनर्जी की, और उनकी वो क्या करते थे, पूर्ति करते थे, और वो क्या करते थे, उन्हीं की वजह से क्या होते थे, सारे जीवधारी क्या होते हैं, जीवित रहते थे, उन्हीं लाइफ प्रोसेस की वजह से। जो हमने देखा, यदि डाइजेशन नहीं हुआ तब भी जीव क्या होता है, लिव नहीं रह सकता, यदि आपको रेस्पिरेशन हो गया तब भी जीव लिव नहीं रह सकता। ये सारे लाइफ प्रोसेस उसकी लाइफ के लिए होते थे, और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी हो ना तब भी वो सारे प्रोसेस वो क्रिएट करता है, ये सारी चीजें। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हमको पढ़ना रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन होता है उससे बिल्कुल हटकर है, ठीक, हमने बताया ना उससे कोरिलेटेड नहीं है। तो प्रजनन क्या होता है, प्रजनन जीवधारियों को जीवित नहीं रखता, उससे क्या होता है, कोई एनर्जी का उससे लाभ नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है, जीवधारियों में जो जीवधारी रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एनर्जी की लॉस ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हो, आप थिंक कर सकते हो कि यदि जीवधारी को जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वो जीवधारी अपने आप को रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। अतः में इंटरेस्टेड पॉइंट है, अगर जानने की कोशिश करोगे बेटा, वो सारे फंडामेंटल क्लियर हम आपको करेंगे, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि वो जीवधारी यदि जीवन के लिए नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड है इसका आंसर जानने के लिए, तो वो आपको ये ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर आपको ये रहता है कि सभी जो जीवधारी होते हैं वो आपको क्या होते हैं, जितने भी लिविंग होते हैं वो किसी न किसी तरह से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए किया जाता है कि रिप्रोडक्शन जो करते हैं बेटा, जीवधारी जो आपको रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या करता है, इसलिए किया जाता है कि क्योंकि इस अर्थ पे, ध्यान सुनिएगा, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो लिव नहीं रहता है, अर्थात जीवित नहीं रहता, ठीक है। वो आपको क्या होता है, आपको क्या कहते हैं, जिसे कह सकते हो आप, अमर नहीं रहता, वो किसी न किसी टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, यदि ह्यूमन बीइंग को ही ले लिया जाए तो एक समय रहता है कि वो बर्थ करता है, ह्यूमन बीइंग बर्थ करने के बाद वो क्या होता है, चाइल्डहुड अवस्था में रहता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है बेटा, मेच्योर होता है, एडल्टहुड में आता है, एडल्ट अवस्था में आता है, फिर एडल्ट अवस्था में ही उसका रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो क्या करता है, क्या होता है, ओल्ड एज में आ जाता है, और फाइनली क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जीवों में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी जीवधारी अर्थ पे जीवित नहीं रहता है, इसलिए वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए,
अपनी इस अर्थ पे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, एक विधि अपनाते हैं, और वो विधि का नाम है क्या, प्रजनन। याद है, क्योंकि प्रजनन के द्वारा ही क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिकल कॉपी के रूप में ही क्या करते हैं, वो अर्थ पे एक न्यू बॉर्न को क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर जाते हैं। तो अब वो क्या हुआ कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को जब प्रोड्यूस कर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है कि जब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर जाते हैं तो फाइनली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी ह्यूमन बीइंग का एग्जैक्टली बताया कि वो क्या हुआ बेटा, जिसे समझ लो आपको क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि बर्थ किया कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बर्थ किया, वहां से एक उसकी लाइफ स्पेन होती है कि वो मोटा नहीं होता, और उसकी क्या होती है बेटा, नेचुरल डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है। तो इसके बीच में उसका एक टाइम फ्रेम बनता है जो जिसे हम कहते हैं क्या, जीवन काल कहा जाता है, या फिर हिंदी में कहा जाता है जीवन अवधि। वो सब आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अनुसार क्या होगा, वो जीव, यदि आपको मान लो कि किसी जीव की पॉपुलेशन है, एक समय ऐसा भी आएगा कि वो सारे के सारे जीव क्या होंगे, वो नेचुरली डेथ कर जाएंगे। तो अब सोचो कि अगर वो जीव डेथ कर गया तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके अर्थ पे सारे क्या होंगे, स्पीशीज की जो अस्तित्व होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने उसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो एक रिप्रोडक्शन की क्या करते हैं, मेथड को अपनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो मेथड को क्या करते हैं, उसी बीच में उनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी ही जैसी वो आइडेंटिकल कॉपी कह सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हो सकता है, कोई जरूरी डिटेल में देखेंगे तो पता चल जाएगा हमको। तो वो क्या करते हैं, अपनी ही जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं, और अपनी ही स्पीशीज को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके उत्पन्न करने के बाद उनकी नेचुरली डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनकी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, आज से कई वर्ष पहले, कई मिलियन वर्ष पहले आपको अस्तित्व में आए थे क्या, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और तब से यदि आपको सोचो कि 500 वर्ष पहले के ह्यूमन बीइंग जो थे, वो क्या कहेंगे बेटा, 500 वर्ष के ह्यूमन बीइंग में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स अभी तक बचा हुआ अर्थ पे नहीं, डेड कर गया। लेकिन फिर भी उस ह्यूमन बीइंग की प्रजातियों में से हम आप हैं, तो हम क्या है, जीवित हैं। किसकी वजह से हुआ ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके पास एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म था, वो मैकेनिज्म था क्या, रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से ही हमारे जैसे संतानों को क्या किए, उत्पन्न कर गए, और वो क्या गए, जनरेशन को छोड़ के चले गए, और हम उन्हीं का एक क्या है, अस्तित्व है, जो अपनी स्पीशीज को बढ़ा रहे। और हमारे पास भी वो कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो कि हमारे अगले पॉइंट पे हम नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे। तो अब अगली जो 100-200 वर्षों की बाद आएगी, जो वो अलग ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज होगी, क्या वही होगी, उनका अस्तित्व बना रहेगा, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यदि सोचो कि अगर वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, वो इस प्रोसेस को नहीं इन्वॉल्व करते, तो कंडीशन क्या होती कि वो सारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। अब तक इस अर्थ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज नहीं बची होती। जैसे एक और भी एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको बताया जाता है कि डायनासोर्स की, आज से लगभग आपको कई मिलियंस ईयर्स, 20 मिलियंस ईयर्स एगो पहले इस अर्थ पे राज चलता था, किसका बेटा, डायनासोर। तो थोड़ा सा सिलेबस अलग है, लेकिन कहानी को अच्छी तरह से समझो ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डायनासोर्स का राज चलता था जैसे ह्यूमन बीइंग्स का। अगर इस अर्थ पे देखा जाए तो जिधर देखोगे बेटा ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन आज से 20 मिलियन ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ कि आपको इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज पाई जाती थी वो थी आपको रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स आज भी मिलते हैं, लेकिन उसी रेप्टाइल्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी जिसका नाम था क्या, डायनासोर, जो आज क्या है, आज उनका अस्तित्व नहीं है। उनको वो एक्सटिंक्ट प्रजातियों में गिने जाते हैं। उनका कोई एग्जैक्टली प्रूफ नहीं मिला हुआ कि उनका कोई एग्जैक्टली क्या होता है, रिसर्च करने के दौरान ये नहीं मिला हुआ कि वो किस वजह से इस अर्थ पे नहीं है। शायद उनमें से एक फैक्ट हो सकता है क्या, रिप्रोडक्शन, उनका फैक्ट हो सकता है कि वो रिप्रोडक्शन उनका वीक हो गया होगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ पाए। धीरे धीरे अभी भी आज के इस कुछ समय की बात करें तो आपको बहुत पहले आपको क्या दिखते थे बेटा, ईगल दिखते थे, बाज दिखते थे, लेकिन अब उनकी प्रजातियां भी क्या होंगी, कम होती जा रही।
तो वो सारा फैक्ट माना जाता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि रिप्रोडक्शन भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि कहने का मतलब हमको बिल्कुल समझ में आया कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे आपको क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन करने की उनकी मेथड अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे मेथड होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो सारी इस तरह से हमने देखा रिप्रोडक्शन। अब ये ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन तो कह सकते हो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके दौरान जो स्पीशीज होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हूबहू क्या करते हैं, अपनी ही जैसी संतानों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहा जाता है, जनन कह सकते हो या प्रजनन कह सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये पहला फंडामेंटल हमने आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, उसका बेस हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते, कह रहे कि क्या कोई जीव होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम से जो उत्पन्न करते हैं, जो नए न्यू ऑर्गेनिज्म्स को उत्पन्न करते हैं, क्या वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के? तो बेटा इसका आंसर है कि बिल्कुल अपने आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? क्यों नहीं होते आप? हाँ, कुछ हद तक होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में आपको आइडेंटिकल कॉपी तो होते हैं, लेकिन यदि मल्टीसेलुलर की बात किया जाए तो वो आइडेंटिकल कॉपी हूबहू नहीं होती। उनकी हो सकती है कि बॉडी डिजाइन एक जैसी हो सकती है, लेकिन और भी उनके एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। अब उसी का डिटेल में एनसीईआरटी दिया, वही आज हम समझते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर। ठीक है, वो जो वेरिएशन आता है, तो हमको समझना है क्या बेटा, कि आपको बताना है कि हमने रिप्रोडक्शन को देख लिया, तो वो जो आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं उनमें वेरिएशन रहता है, उनकी बॉडी डिजाइन हद तक तो फॉलो करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, उनकी बॉडी डिजाइन के लिए, जैसे भी रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि उनकी बॉडी डिजाइन जो बैलेंस करती है, वो डिपेंड करती है बेटा आपको किस पे, तो वो डिपेंड करती है क्रोमोसोम। आपको याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, दिया भी आपको एनसीईआरटी में भी लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ बेटा, उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, आप 9th में जब सेल पढ़ रहे थे, सेल वाले चैप्टर्स पहला पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने न्यूक्लियस पढ़ा हुआ। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया हुआ कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। वो क्रोमोसोम्स बने होते हैं किससे बने होते हैं, डीएनए से। और डीएनए को डिटेल में आपको पता होगा, डीएनए इज द बॉस मॉलिक्यूल ऑफ सेल। सेल का बॉस मॉलिक्यूल होता है, और उसके पास उसको हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि डीएनए पाया जाता है, डीएनए जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम याद रखिएगा, फुल नेम भी पूछा जाता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये डीएनए जो होता है, ये आपको क्रोमोसोम्स को बनाता है बेटा। क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए से मिलकर बने होते हैं, और ये डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी सूचनाएं होती हैं जो एक जीवधारी को या एक सेल को पूरी तरह से इन्वॉल्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व करने के लिए, वो सारी सूचनाएं इस डीएनए में निहित रहती है। इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल का, इसको बॉस मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके आगे वाला चैप्टर हम देखेंगे, जनन के बाद वाला एक चैप्टर है जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकता आपको है ना, शायद आपको दिया है भी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इस डीएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बता देगा। ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जीवधारी में जो वेरिएशन आता है, ध्यान रखिएगा, जो वेरिएशन आता है, कोई भी जीवधारी जो होंगे वो बिल्कुल आपको आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता, सिर्फ छोड़कर किसको, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है उनका रिप्रोडक्शन का मेथड थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, एक समान जेनेटिक मटेरियल उसका नहीं होता। ये भी ध्यान रखें, उनके जेनेटिक मटेरियल में कहीं ना कहीं पे डिफरेंस जरूर पाया जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इस डीएनए में कि डीएनए की वजह से जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा वो प्रोटीन्स बना लेता है।
क्योंकि डीएनए के पास ध्यान रखिएगा कोई भी जीवधारियों में जो कैरेक्टर्स आपको इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बॉडी की डिजाइन और उसके कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो बाहरी कैरेक्टर हो चाहे वो अंदर के कैरेक्टर हो, इंटरनल कैरेक्टर हो, वो सारे कैरेक्टर बेटा जो इन्वॉल्व होते हैं, वो जो इनकी इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसकी वजह से होता है। हर क्लास की बात है, इंटरफाइनल के अंदर बताया, इंटरफाइनल में आप पढ़ोगे प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें भी डिटेल में बताएंगे। तो ये प्रोटीन कि इन्वॉल्व की वजह से ही क्या होता है कि वो सारे कैरेक्टर्स शो होते हैं। अब वो प्रोटीन कैसे, बॉडी की डिजाइन जो होती है वो प्रोटीन पे डिपेंड रहती है, किस प्रकार की प्रोटीन बढ़ रही है। यदि आपको ऑर्गेनिज्म में एक जैसे ही प्रोटीन बढ़ रहे हैं, तब तो उसकी बॉडी डिजाइन जो होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। ध्यान सुनिए, यदि आपको दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, उन दोनों में आपको क्या होती है, जो आपको क्या होते हैं प्रोटीन जो बढ़ रही है वो एक समान बढ़ रही है, तो सारे बॉडी डिजाइन भी क्या होगी उनकी एक समान होगी। जैसे ह्यूमन बीइंग की है ना, बॉडी डिजाइन क्या होती है, नियर अबाउट सेम बिल्कुल नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कि नहीं। तो अब क्या करना है उसमें कि वो डिफरेंसेस इसलिए उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती है, क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए हमेशा अपने आप को क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, उसका प्रतिकृतियन होता है, रिप्लिकेशन होता है, अर्थात वो अपनी कॉपी तैयार करता है, ठीक है, अपनी कॉपी तैयार करता है। तो जब वो रिप्लिकेशन करता है डीएनए, ध्यान सुनिए, डीएनए जब रिप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी तैयार करता है, तभी जाके वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक सेल से नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो उसमें भी आपको जनरली क्या चाहिए, वो क्या कहा जाता है, डीएनए चाहिए। तो जब भी एक सिंगल सेल को ले लिया जाए, अमीबा पे एक सिंगल सेल है, तो वो जब रिप्रोड्यूस करेगा वो डिवाइड ही करेगा अपने आप। तो पहले क्या होता है, डिवाइड करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। और डीएनए का जैसे ही रिप्लिकेशन होता है तो उसकी दो कॉपी बनती है, एक कॉपी उसके पेरेंट्स के पास रह जाती है और एक कॉपी उसके न्यू सेल्स में चली जाती है, क्लियर? न्यू सेल्स के पास या न्यू ऑर्गेनिज्म्स के पास जाती है। तो अब ध्यान रखिएगा, वो जो न्यू कॉपी बनी हुई है, दो कॉपियां, वो हूबहू बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकती, वो इतना बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि केमिकल प्रोसेस की वजह से ही वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो वो केमिकल प्रोसेस क्या होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट जरूर रहेगा, डाउट जरूर आ जाता है, जिसकी वजह से डीएनए में वेरिएशन आ जाता है। और जब उनमें वेरिएशन आएगा तो उसमें जो होने वाली ऑर्गेनिज्म होगी, उनमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, डिफरेंसेस आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, परिणाम क्या होगा कि जब उसकी कोशिका विभाजित हो जाएगी तो वो हद तक सिमिलर तो देखेगी, सिमिलर हद तक दिखेगी, लेकिन उसमें मेनली क्या होगा, कुछ ना कुछ रूप से क्या होता है, वेरिएशन भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के समान नहीं होगी, क्योंकि डीएनए के साथ जो केमिकल रिएक्शन से बना उसका डबल कॉपी, वो तो आपको क्या होता था, वेरी कर गया इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोटीन्स का जो सूचना थी, सपोज दैट करो कि प्रोटीन वाली सूचना थी, उसमें डिफॉल्ट हो गया। अब उसकी बॉडी में क्या होगा, दूसरी टाइप की प्रोटीन बन गई, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें वो डीएनए गया, तो वो अपने पेरेंट्स के तो आइडेंटिकल क्या होती, बॉडी डिजाइन नहीं बनी, डिफरेंट हुई कि नहीं। आप देखते हैं बेटा कि ऐसा ही होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, जो भी न्यू बॉर्न होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की हूबहू समान नहीं होते, वो उनमें डिफरेंसेस होता है। तो वो डिपेंड करता है, वो आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल आपको दिमाग में रखना, वो होता है कौन, डीएनए, जो आपको सॉरी जो इसमें दिया हुआ। तो जब हम क्या करें, जेनेटिक पढ़ेंगे, वहां पे फिर से डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। तो ये रहा डीएनए की वजह से उसमें वेरिएशन होता है, और इस वेरिएशन का जो मूल होता है, ध्यान रखिएगा, इस वेरिएशन का जो मूल लक्षण है कि उनमें जो भिन्नताएं आती है, वेरिएशन आता है उनमें, और ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से ही क्या करता है बेटा, वो आपको एक नई स्पीशीज का क्या होता है, ओरिजिन होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है क्या, इवोल्यूशन में। जब हम जैव विकास पढ़ेंगे तो इसी वेरिएशन का नाम फिर से वहां करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वेरिएशन ही मात्र एक ऐसा साधन था जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज क्या, इस अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, जिसकी वजह से ही क्या हुआ, ये पॉसिबल हो गया कि जितनी भी नई स्पीशीज का निर्माण हुआ है, उसका जो फंडामेंटल था वो था आपको क्या, वेरिएशन, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब कहानी बड़ी आगे की चलते हैं। अगली पॉइंट दिया है भिन्नता का महत्व, वो दिया है इस वेरिएशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ध्यान से रखिएगा, फिर से लिखो बेटा, वेरिएशन का महत्व क्या होता है, ठीक।
वेरिएशन पे आते हैं, इसी पे बात हो रही है कि विविधता क्या होती है। वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान ऐसा इन्वॉल्व हुआ, जो हमने अच्छी तरह से समझाया आपको। अब ये क्या करता है, इसका महत्व क्या होता है, तो उसके महत्व को जानते हैं कि ये पॉपुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा एक अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए ही तो जीवधारी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो वो मेंटेन रहे रिप्रोडक्शन के बाद। तो वो मेंटेन करते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं स्पीशीज की। तो उनमें क्या होता है, डेली कंटिन्यूअस क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वेरिएशन वो इन्वॉल्व होगा, और वेरिएशन इन्वॉल्व होने से क्या होगा, वो ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा और वो एक नई स्पीशीज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो नई स्पीशीज का निर्माण करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरिएशन होना बड़ा आवश्यक था, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अभी अभी हमने बताया क्या, इवोल्यूशन में। ठीक, दूसरी पॉइंट आपको देख सकते हो कि जैसे आपको पॉपुलेशन में यदि कहा जाए तो आपको बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट लिखा है, एनसीईआरटी को फॉलो करो बेटा, बहुत अच्छे पॉइंट लिखा है। उसमें क्या रखा हुआ है कि आपको जैसे आपको क्या जाए कि हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसा रहता नहीं, समान नहीं रहता। आपको 500 वर्ष पहले की इन्वायरमेंट देखोगे तो अलग रहा होगा, और आज का जो इन्वायरमेंट हमारा फैक्ट है वो अलग है, और हर जगह पे एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं रहता, अलग अलग रहता है। तो उस इन्वायरमेंट से एडॉप्ट करने के लिए जीवधारियों को क्या करना होता है, उस एडॉप्टेशन करना पड़ता है, और वो एडॉप्टेशन करने के लिए उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, उसका वेरिएशन, उसके कैरेक्टर्स। ठीक, जैसे आपको कहोगे कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो कैसे होंगे, देखो ना कि आपको साउथ अफ्रीकन वाले ह्यूमन बींग्स को देख लो, बिल्कुल हमसे डिफरेंट होते हैं। और कंपेरिजन कर लो इंग्लैंड के रहने वालों से और साउथ अफ्रीकन से, देखो क्या डिफरेंस मिलता है। बिल्कुल है तो ह्यूमन बीइंग ही, लेकिन बिग डिफरेंट मिलता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट बिल्कुल जलवायु क्या है, डिफरेंट है। साउथ अफ्रीका में बिल्कुल गर्मी पड़ती है, तो देखो वो हाइट बड़ी लंबी होती है, उनके क्या होता है, बॉडी डिजाइन बिल्कुल अलग होती है, और उनका क्या होता है, देखो तो ब्लैक कलर के होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर को वो इन्वॉल्व एडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए वहां पे वो सर्वाइव कर ले रहे हैं। और वही इंग्लैंड में क्या होता है, उनकी शुष्क जलवायु होती है, उनकी देख लो क्या कैसे बिल्कुल उनकी वाइट होते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल वाइट रहेगी, उनके बॉडी डिजाइन देखकर ही बता सकते हो कि हाँ भाई, अगर कितनी भी भीड़ रहे, बहुत सारे लाखों की भीड़ रहे इंडिया में, यदि एक गोरे आदमी को इंग्लैंड को लाके इसमें घुसा दो, तब भी आप दूर से पहचान जाओगे कि हाँ भाई ये फॉरेन है, ये इंडिया का नहीं है। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, एक आदमी को साउथ अफ्रीका में घुसा दो इंग्लैंड वाले को, तब भी आप गिन के बता दो कि हाँ भाई ये साउथ अफ्रीका का नहीं है, ये कहीं दूर का है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो वेरिएशन की वजह से ही ऐसा तो हुआ, वेरिएशन नहीं हुआ होता तो वो एडाप्ट नहीं कर पाते। जैसे अभी क्या होता है, कुछ उल्का पिंड टकरा जाने से भीषण क्या होता है, इन्वायरमेंट का परिवर्तन होता है, उसकी वजह से होता है। तो ये वेरिएशन क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपको जीवधारियों को जीवित रहने में। ठीक, जैसे आपको क्या है, एक कल्चर मीडियम को हम आपको समझाने के लिए लेते हैं, आपको ये क्या करो, बहुत अच्छी पॉइंट बता रहा हूँ, शादी में दिया, थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया को हमने रख लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमने रख लिया। एक मीडियम है, इस मीडियम में हमने बैक्टीरिया को रख लिया, और वो बैक्टीरिया बड़े अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, कुछ समय बाद इस मीडियम में, ये जो इसका मीडियम जो भरा हुआ है, सोल्यूशन भरा हुआ है, उसको हमने चेंज कर दिया। चेंज का मतलब ऐसा केमिकल कर दिया, अचानक में हमने डाल दिया, तो हमको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, इसमें जैसे ही वेरिएशन किया हमने उसके मीडियम में, तो उसमें के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, डेड कर जाएंगे। लेकिन हाँ ये ध्यान रखो कि सारे के सारे बैक्टीरिया डेड नहीं करते, उसमें से कुछ बैक्टीरिया जरूर आपको क्या होंगे, इन्वॉल्व करके देखेंगे, तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया आपको एलिव रहे, जीवित रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने क्या किया, उसके मीडियम में परिवर्तन किया, तो उसमें जो एक तरह से जिनका जेनेटिक मेकअप था, वो तो बैक्टीरिया डेड कर गए, जो एडॉप्ट नहीं कर पाए अपने आप को। जिनमें वेरिएशन था, वेरिएशन की वजह से इन्वॉल्व था, उसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स आपको निजात हुए, और वही कैरेक्टर आपको इन जो हमने वेरिएशन चेंज किया, मीडियम को चेंज किया, वो अपने आप को क्या किए, एडॉप्ट करें उस इन्वायरमेंट से, और वो क्या करके सर्वाइव करते रहे। तो हमारा वेरिएशन का फंडामेंटल एक निकला कि वेरिएशन एक वर्ड है छोटा सा, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में या फिर हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म में।
और ये वेरिएशन आता कहाँ से है, इसलिए दे दिया कि आपको सपोज होगा कि सर आपकी वेरिएशन कहाँ से आती है, भिन्नता क्या होती है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हमने पहले वेरिएशन दे रखा हुआ आपको एनसीईआरटी में। अगर बात करनी होती तो डायरेक्ट वो बात कर लेता रिप्रोडक्शन की, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो पहले बात कर रहा है आपको वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन बहुत सारी चीजों को लिखा, लगभग आपको एक पेज में आपको क्या हुआ वेरिएशन के बारे में लिख दिया। क्या किया, डीएनए की वजह से वेरिएशन है, तो वो वेरिएशन आपका आता किससे, उसका मेन सोर्स होता है रिप्रोडक्शन। और कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और है कौन, डीएनए। डीएनए आपको क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का हम लेक्चर क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बेटा स्टॉप करते हैं। हमने वेरिएशन को समझा, हमने पहला उसका फंडामेंटल समझा, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म्स, उनमें वेरिएशन कैसे आ रहा है, डीएनए कैसे आपको रिप्रेजेंट करता है, रिप्लिकेशन कैसे होता था उसका, तो वो आपको वो हमने क्या किया, समझा दिया जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बियॉन्ड भी हमने जाके आपको क्लियर किया। तो आज हम आपको इतना ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे बेटा, आपको डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन का कुछ फंडामेंटल हमने बताया हुआ, आगे हम करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो उसका टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसमें आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा हमको, तो चले जाएंगे हम, उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे और उसके अलावा भी कुछ बताएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, या फिर हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या घटित होता है। ठीक है, प्लांट्स कैसे करते हैं, यूनिसेलुलर अमीबा कैसे करता है, मतलब इन सारे ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। क्लियर है, तो स्टाफ में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।